हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें इसके फंडामेंटल्स हम बाकी सारे मेन सब्जेक्ट जो होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज़ हम सोइल मैकेनिक्स में करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज़ हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में करते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस में करते हैं। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बेसिक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। इसमें सारे कंसेप्ट्स जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे उस पर थोरोली आपकी मास्टरी होनी आवश्यक है, ताकि आप फर्दर सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। इस क्लास में हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारी आरटीयू के सिलेबस में है। ओके, तो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका जो आएगा वो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन डिफरेंट मेंबर्स। ठीक है ना। सिंपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन्स क्या होते हैं उनके बारे में समझना ज़रूरी हो जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमारा कोई एलिमेंट है, उस पर कोई लोड लग रहा है पी का। इस पी लोड के कारण इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे इस क्रॉस सेक्शंस पे। अगर इसका डायमेंशन हम कुछ इस तरह से अज्यूम करते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शंस पे यहाँ पे कोई स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ये स्ट्रेसेस कितने होंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। पी लोड लग रहा है, उसके पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है, माना कि इसका एरिया ए है, तो इतने स्ट्रेसेस इसमें जनरेट होंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रेस। ओके, ये कैसे आता है इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी आपका ओवरव्यू क्लास ही है ना। तो स्ट्रेंथ, और फिर इस स्ट्रेस के कारण इसमें पी लोड के कारण इसमें कोई डिफॉर्मेशंस आएंगे, जैसे कि टेंसाइल फोर्स है। मतलब इस मेंबर को हम इस तरह से इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके कारण इसमें डेल्टा एल का इलोंगेशन आ गया। मतलब ये इलोंगेट होगी डेल्टा एल से इस पी फोर्स लगने के कारण। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हो जाएगी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है, इसकी टोटल लेंथ जो स्पेसिमन अपन यूज कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए, उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी कैपिटल एल। ओके, इस तरह से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो किस में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन प्रिज्मेटिक बीम, या प्रिज्मेटिक मेंबर और नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिज्म नहीं है। प्रिज्मेटिक का अर्थ होता है कि किसी भी एलिमेंट या मेंबर की जो क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट द लेंथ उसका अगर सेम रहेगा तो उसको हम प्रिज्मेटिक कहेंगे। अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर जाएगा तो उसे हम नॉन प्रिज्मेटिक कहेंगे। कुछ इस तरह से वेरी कर सकता है, हमारे बीम कुछ इस तरह से हो, या फिर हमारा जो स्पेसिमन है जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो। मतलब उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, तो उसको हम नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स कहेंगे। फिर है कंपोजिट मेंबर्स। कंपोजिट मेंबर मतलब दो अलग अलग मटेरियल्स से मिलके जो मेंबर बनता है उसे हम कंपोजिट मेंबर कहते हैं। उसके बारे में, उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस आते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या है कि किसी भी एलिमेंट या स्पेसिमेन को हम कन्फाइन करते हैं, मतलब रिस्ट्रेन करते हैं, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसके क्या है कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या है कि बॉडी फ्रीली एक्सपांड करती है। और अगर आपने उसको रिस्ट्रेन कर रखा है, मतलब उसको आपने मतलब कन्फाइन कर रखा है, तो बॉडी एक्सपांड नहीं होगी। एक्सपांड होने की टेंडेंसी है पर नहीं हो पाएगी, तो मतलब क्या है कि उसके ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उसकी ओरिजिनल पोजीशन को आप मेंटेन कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। उन थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, फिर कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अगले यूनिट्स हैं हमारे कंपाउंड स्ट्रेसेस। कंपाउंड स्ट्रेसेस का मतलब ये होता है कि हम दो या दो से अधिक स्ट्रेसेस को एक साथ यूज करके स्टडी करते हैं। ठीक है ना। मतलब हमारे कोई भी सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर इस डायरेक्शन में सिग्मा वन स्ट्रेस लग रहा होगा, और इस स्ट्रेस एलिमेंट के इस डायरेक्शन में सिग्मा टू स्ट्रेस लग रहा होगा। तो इन दोनों स्ट्रेस के कारण उसका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आता है उसको
उसको फाइंड आउट करेंगे। शेयर स्ट्रेस कितना आता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी स्टडी हम इसमें करेंगे। हमारा यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रिंसिपल पेनिंग क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है ना, स्टेट ऑफ प्योर शेयर क्या होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, मोर सर्कल का यूज और उसके एप्लीकेशंस क्या है, इनके बारे में हर पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा अगली यूनिट आएगी बेंडिंग ऑफ बीम्स। बेंडिंग ऑफ बीम्स क्या होता है, बीम क्या होती है। जैसे हमारी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं तो एक कॉलम होता है, इस कॉलम के ऊपर हमारी बीम सपोर्टेड रहती है, राइट। इस बीम के ऊपर हमारा ऐसे ट्रांसवर्स लोड लगता है ना। मतलब इसके ऊपर कुछ इस तरह से लोडिंग रहेगी, जो इस बिल्डिंग का सेल्फ वेट हो सकता है, लाइव वेट, मतलब उसके ऊपर हम मूवमेंट करते तो हमारा वेट भी कंसीडर होगा। तो उसके कारण क्या है कि इस बीम में कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शंस आ जाएंगी, बैंड कर जाएगी। इस बेंडिंग के कारण इस बीम के अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, है ना। तो उस स्ट्रेसेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हमें, ठीक है ना। तो वो हम बेंडिंग ऑफ बीम्स में पढ़ेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना है, शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, एक्सियल थ्रस्ट कितना लग रहा है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। फिर थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में देखेंगे, डायरेक्ट एंड कंपाउंड बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है, शेयर स्ट्रेसेस फॉर सिंपल एंड कंपोजिट सेक्शंस क्या है, ओके। देन आफ्टर हम टॉर्जन के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्जन क्या होता है, टॉर्जन किसी भी शाफ्ट के ऊपर जब सर्कुलर रोटेशंस लगते हैं, मतलब हमारी कोई शाफ्ट है, इंजन की शाफ्ट बोल दो या फिर व्हीकल की शाफ्ट बोल दो, यहाँ पे हम एक्सियल रोटेशंस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हमारी शाफ्ट है, उसको हम इस तरह से मोड़ते हैं, मतलब इस तरह से इसमें मोमेंट का फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण ये क्या है कि शाफ्ट इस तरह से रोटेट कर जाएगी। रोटेट करने से इसमें टॉर्जन क्रिएट होता है। इस टॉर्जन के कारण इसमें इसके फाइबर्स में कितने, मतलब फाइबर्स मतलब इसके जो क्रॉस सेक्शंस के जो लाइंस हैं उसके ऊपर कितना स्ट्रेसेस जनरेट होता है, वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका एलिमेंट्री कंसेप्ट क्या है, शियर स्ट्रेस इन सॉलिड एंड होलो सर्कुलर शाफ्ट क्या होगा, होलो और सर्कुलर शाफ्ट क्या होगा। होलो तो मतलब इसमें मतलब होलोड है, कुछ इस तरह का शाफ्ट है, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मतलब यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह का जो शाफ्ट होता है उसको हम होलो शाफ्ट कहते हैं। और सॉलिड शाफ्ट मतलब उसमें मटेरियल पूरा फिल्ड रहता है। इस शाफ्ट के अंदर किस तरह के शियर स्ट्रेसेस होंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर आता है कॉलम। कॉलम में शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो होता है। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है कि आई बाय रेडियस ऑफ गायरेशंस होता है ना। क्रशिंग और बकलिंग ऑफ द कॉलम क्या होता है, कॉलम के ऊपर जैसे हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर हम कुछ लोड लगा रहे हैं, इस लोड के कारण, ये कंप्रेसिव लोड है, कॉलम पे कंप्रेसिव लोड लगने के कारण क्या है कि यहाँ पे ये क्रश कर जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा। तो वहां तक की कैपेसिटी जो होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, उसको हम क्रशिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। और कॉलम की लेंथ ज़्यादा है ना। अगर कॉलम की लेंथ ज़्यादा है तो और उस पर अगर लोड लगाने के कारण क्या है कि वो क्रश करने से पहले क्या है कि ऐसे बैंड हो जाएगा। बैंड होने से क्या है कि उसको एक इसेंट्रिसिटी मिल गई, एक्सियल लोड को बियर करने से। इस इसेंट्रिसिटी पे यहाँ पे कोई एक्सियल लोड पी लग रहा होगा, वो क्या है कि एक एक्सियल लोड के साथ साथ एक मोमेंट भी प्रोवाइड करा देगा, कितना पी इंटू ई का। इस मोमेंट के कारण इसमें सेकेंडरी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, वो और क्रशिंग स्ट्रेंथ को अचीव करने से पहले ही क्या फेल कर जाएगा। मतलब बकलिंग में उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि बकलिंग ऑफ कॉलम क्या होता है, क्रशिंग क्या होता है, शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल एंड इसेंट्रिक लोडिंग। जो ये शॉर्ट कॉलम होता है वो इस तरह से एक्सियल लोड पे सब्जेक्टेड होता है, तो उसका बिहेवियर क्या रहता है, कितना डिफ्लेक्शन रहता है, कितनी लोड बियरिंग कैपेसिटी है। जब ये कुछ ई इसेंट्रिसिटी यहाँ पे कहीं लोड लग रहा होगा, ई इसेंट्रिसिटी पे, तो ये इसेंट्रिक लोडिंग होगी। उस कारण से उस कॉलम पे मतलब क्या डिफॉर्मेशन आते हैं, कितनी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
फिर इन्होंने रैंकाइन और सेकेंड फॉर्मूला दिया था, मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, कितने क्रॉस सेक्शंस के कितने रीजन के अंदर अगर हम लोड लगाते हैं तो वो एक्सियल लोड कहलाएगा। कोर ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या होता है, कोर ऑफ सेक्शंस क्या होता है, कर्न्स क्या होते हैं, ये हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फिर लास्ट यूनिट हमारी है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम क्या निकालते हैं कि डिफरेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन लोड, shear फोर्स एंड बॉन्डिंग मोमेंट, स्लोप डिफ्लेक्शंस इन डिटरमिनेट बीम्स ड्यू टू डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकोलेज मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, कंजुगेट बीम मेथड, ओके, एंड देयर एप्लीकेशंस टू द स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रिज्मेटिक बीम। मतलब अलग अलग मेथड से हम बीम का डिफ्लेक्शन कितना होता है, उस डिफ्लेक्शन का shear फोर्स उस सेक्शंस पे जो लगा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बेंडिंग मोमेंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में हम लास्ट यूनिट डिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी पूरी लेक्चर सीरीज है जो कि लगभग 42 टू 45 आवर्स में कंप्लीट होगी। ओके गाइस, फिर आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी वे में कुछ शुरू करते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस और अ मोमेंट। मतलब किसी भी मटेरियल के ऊपर, जैसे हमारा कोई ये मटेरियल है, इसके ऊपर फोर्स लगा है, कुछ एक्शंस लगे हैं, एक्शंस मतलब लोड लगने के कारण इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कितना मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, कितना इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, कितनी स्ट्रेन्स है, उसकी स्टडी हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है, ठीक है ना। और इसको हम सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स भी कहते हैं। सॉलिड की क्या बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अप्लाइड लोड के कारण उसकी स्टडी की जाती है। ओके, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है ना। जैसे कि फिर क्या है कि कोई भी हमारा ये स्ट्रक्चर है, आप देखना कि स्ट्रेसेस आते कैसे, इसके ऊपर हम लोड लगाते हैं, मतलब पी फोर्स लगाया इस स्पेसिमन पे, तो उससे क्या होगा, इस सैंपल पे अगर पी फोर्स लगने से क्या है कि यहाँ पे हमने कोई रिस्ट्रेन नहीं कर रखा है, मतलब इसको रोक नहीं रखा है, और पी फोर्स लगाने से क्या है कि ये डिफॉर्म डिस्प्लेस हो जाएगा इस जगह से, और ये हट के कंटिन्यूसली यहाँ पे पी फोर्स लगने ही दिया, और ये इस जगह को छोड़ के कहीं यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया, राइट। पर इसमें क्या कोई स्ट्रेन जनरेट हुआ, नहीं हुआ। उसका कारण क्या है कि जब तक आप इस एलिमेंट को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे तो पी फोर्स उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पे किसी दीवार को सटा के रख दिया। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया और अब पी फोर्स लगाने से क्या है कि इसमें डिफॉर्मेशन आएंगे, मतलब ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो ये जो डेल्टा डिफॉर्मेशन आया है डेल्टा एल का, उसकी इनिशियल लेंथ पहले एल थी, तो अब डेल्टा एल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो डेल्टा एल है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा। और ये पी फोर्स है वो इतने क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, कितना, सिग्मा को हम स्ट्रेस से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू पी बाय ए, राइट। और जो स्ट्रेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय सॉरी एल, उसकी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गए, राइट। अगर हम कहते हैं कि अगर ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि उसमें स्ट्रेसेस लगाने के कारण कोई भी शेप साइज में चेंजेस नहीं आएंगे, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। इस तरह के अगर डिफॉर्मेशंस आते हैं, उसके लेंथ में कॉम्प्रेसिव फोर्स लगने के कारण अगर कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, स्ट्रेसेस लगने के कारण ये डिफॉर्म हो रही है, राइट। रिजिड बॉडी जो है वो मतलब उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्लाइड फोर्स लगने के बाद भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारी एक अजम्पशन या आइडियलिस्टिक कंडीशंस होती है किसी भी एलिमेंट को स्टडी करने के लिए। ऐसी वास्तविक रियल लाइफ में कोई भी एलिमेंट है नहीं जिस पे अगर आप अप्लाइड स्ट्रेसेस लगाओ और वो डिफॉर्म ना करे, राइट। तो हमारे दो टाइप की स्ट्रक्चरल बॉडी होती है, एक होती है डिफॉर्मेबल
और एक होता है रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल मतलब जो इस मटेरियल से बना होता है उसमें डिफॉर्मेशंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा था कि मतलब अगर हम इसको रिस्ट्रेन नहीं करते हैं तो क्या है कि बॉडी यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आ गई और इसमें कोई डिफॉर्मेशंस नहीं हुए, चाहे वो बॉडी डिफॉर्मेबल हो या ना हो, राइट। तो इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट मतलब वो शिफ्ट हुआ है, उसमें कोई स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है, राइट। तो ये हो गई हमारा डिफॉर्मेबल मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, रिजिड मटेरियल या रिजिड बॉडी क्या होती है, राइट। इससे आगे फिर हम और स्ट्रेस स्ट्रेन का के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी एलिमेंट, जैसे कि हमने कोई माइल्ड स्टील ले लिया, तो उस पर अगर लोड लगने के कारण उसके बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो हमने पढ़ा था, है ना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, डिफॉर्मेशंस आर प्रोड्यूस। इफ द बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन मतलब वहां पे उसको आप एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते ताकि उसमें रिएक्शंस क्रिएट हो, राइट। मतलब इस बॉडी में यहाँ पी फोर्स लग रहा है, तो इस पी फोर्स को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराया जो कि उसका रिएक्शंस आर देगा, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने रिस्ट्रेन किया है वो फुली रिस्ट्रेन भी हो सकता है, मतलब जितना एफ फोर्स लगा रहे हैं उस पूरे एफ फोर्स को रिस्ट्रेन अगर रोक के रखता है तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एफ के बराबर। और अगर ये पार्शियली रिस्ट्रेन है, पार्शियली रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि मतलब अपन ने जो सपोर्ट दिया है वो फ्लेक्सिबल है, जैसे कि स्प्रिंग है। स्प्रिंग है कि पूरे फोर्स को रिस्ट्रेन नहीं करेगा, वो हल्का सा डिस्प्लेस भी करेगा और उसके बाद रिस्ट्रेन करेगा। तब आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एफ की वैल्यू जो है उससे थोड़ी सी कम रहेगी, राइट। तो इसको हम पार्शियली रिस्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से रिस्ट्रेन करने से क्या होता है कि इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस, रेजिस्टिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं इस एफ फोर्स के कारण, राइट। हम इस इंटरनल स्ट्रेसेस जो जनरेट होते हैं उसी को हम अपना सिंपल स्ट्रेस कहते हैं, ओके। जैसे कि हमारा ये एफ फोर्स लग रहा है, इस डायग्राम में देखें, जैसे यहाँ हमारा ये एफ फोर्स लग रहा है, इस एफ फोर्स को रिस्ट्रेन करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया। तो हमने यहाँ पे कोई ए क्रॉस सेक्शंस को कट किया और चेक किया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए एफ फोर्स होगा तो यहाँ पे भी एफ फोर्स लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो फिर ऊपर वाले सेक्शंस पे भी यहाँ पे इसके अपोजिट एफ फोर्स लगेगा और इसको इक्विलिब्रियम में कौन रखेगा, यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो ये जो एफ फोर्स है वो इस क्रॉस सेक्शंस के ऊपर क्या करेगा, एक स्ट्रेस जनरेट करेगा, कितना, एफ बाय ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एफ डिवाइडेड बाय ए, राइट। तो ये इस क्रॉस सेक्शन पे लगने वाले क्या हो जाएंगे, स्ट्रेसेस होंगे। स्ट्रेसेस जो होंगे वो आपने देख रहे होंगे कि यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, राइट। मतलब एफ बाय ए की जो वैल्यू होती है वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट उस क्रॉस सेक्शंस के हर पॉइंट पे क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब वो यहाँ पे भी एफ बाय ए की वैल्यू सेम होगी, यहाँ पे भी उतनी ही रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी, यहाँ पे भी उतनी रहेगी। थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ बाय ए हो जाएगी, राइट। ठीक है ना, तो ये हो गए। फिर हम देखते हैं कि जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस में। नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि जैसे हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उसके नॉर्मल प्लेन में लगते हैं, पी फोर्स है तो उसका नॉर्मल प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो गया। अगर इसी प्लेन पे लग रहे हैं, यहाँ पे इस प्लेन पे अगर हमारे स्ट्रेसेस लग रहे थे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाएंगे। जैसे कि ये कौन से स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स के जो पैरेलल प्लेन होता है उसमें लगते हैं। मतलब अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में होता तो इस प्लेन पे, ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन जो है इस पे लगने वाले स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, शेयर स्ट्रेसेस हो जाएंगे। यहाँ पे लोडिंग हमारी कैसी है, इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे,
इस लोडिंग के कारण इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लगने वाले फोर्सेस तो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस। इसका एरिया हो जाएगा A1 मान लिया मैंने, ये फोर्स F है, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा कितने हो जाएंगे, F/A1। यहाँ पे देखें इसको, जैसे कि हमारा ये F फोर्स है, वो अगर इस क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, इस पे, इस A1 एरिया पे, तो ये क्या है कि F फोर्स जो है वो इस A1 एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे स्ट्रेसेस देगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस देगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगी हमारी F/A1। राइट। और जब ये F फोर्स का जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो अगर इस प्लेन पे लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पे, इसको कट करेंगे, तो ये क्या है कि इस प्लेन की पैरेलल फोर्स है F। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेस मिलेगा इस प्लेन पे। तो टॉ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉ को हम शेयर स्ट्रेस को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी F/, इस एरिया को हम A2 मान लेते हैं, तो F/A2 ये हमारा शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो स्ट्रेसेस को हम ब्रॉडली दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और शियर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हम आगे क्लासिफाई करते हैं, तो ये एक्सियल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, बियरिंग स्ट्रेसेस हो सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस हो सकते हैं, और फिर डायरेक्ट शेयर शेयर स्ट्रेसेस होते हैं, वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं वो देखें। एक्सियल स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि किसी भी बीम के एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगता है, या कुछ भी एलिमेंट हो गया, जैसे कि हमारा एलिमेंट है, इस एलिमेंट की इस एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, और इस एरिया पे लगने वाले स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेस कह देते हैं। बियरिंग स्ट्रेसेस क्या होता है कि कोई भी कॉलम है वो फाउंडेशन के ऊपर क्या है, बियरिंग स्ट्रेसेस डालता है। जैसे हमारा ये कोई कॉलम है, इसके ऊपर पी लोड लग रहा है, इस पी लोड लगने के कारण इस फाउंडेशन के ऊपर ये स्ट्रेसेस जनरेट करेगा। इस पी का एरिया कितना है, मतलब मैंने स्मॉल एरिया मान लिया कॉलम का, राइट। तो यहाँ पे कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, इस तरह से P/स्मॉल ए। तो ये जो बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इसके अगेंस्ट में, इस पी फोर्स के कारण फाउंडेशन के अंदर कितने, P/A के, राइट। और बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बीम में होंगे, बेंड हो रही है, ये कोई बीम है जो ये अपने एजेस पे क्या है, सपोर्टेड है, राइट। और यहाँ पे हमारी लोडिंग लग रही है, इस लोडिंग के कारण क्या है कि बीम क्या होगी, बेंड करेगी, इस तरह से ये बेंड कर दी मानो। ये बेंड होने से इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में हम स्टडी करें, तो यहाँ पे अगर क्या लगेगा, एक कंप्रेशन फोर्स लगेगा, राइट। और ये बीम यहाँ पे क्या होगी, इस तरह से एक्सपांड करेगी। तो इसके इस क्रॉस सेक्शन की अगर स्टडी करें, इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो इस एक्सेस के ऊपर देखे तो कैसे लग रहे हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहे हैं, उस एक्सेस के नीचे ऐसा टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रेसेस होते हैं वो इस क्रॉस सेक्शन के कैसे हैं, नॉर्मल है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी कैसे एक टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस कहलाते हैं, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेसेस कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो इस न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ लीनियरली वेरी करती जाती है। वो किस प्रोपोर्शन में वेरी करती है वो हम फ्लेक्सुरल फार्मूला जब डिराइव करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। फिर होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेसेस मतलब उस प्लेन पे अगर ये हमारा कोई क्यूब है,
इस क्यूब के ऊपर सीधे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस अगर लगते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। मतलब अगर ये हमारे फोर्स का डायरेक्शन ही कुछ इस तरह से है इस फेस पे, तो इसको हम बोल देंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस, राइट। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि हम किसी भी नॉर्मल स्ट्रेसेस का उस प्लेन पे कंपोनेंट ले लेते हैं। मतलब ये हमारी कोई बीम है, इस पे कैसे लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लग रहा है पी, ओके। और इस डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करने के कारण भी पी फोर्स लग रहा है, ओके। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मैंने 90 डिग्री पे ऐसे बैंड कट किया है। ये 90 डिग्री पे कट करने से जो स्ट्रेसेस होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे भी पी फोर्स होगा और यहाँ पे भी पी फोर्स हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह से इंक्लाइन पे कट करूं, इस तरह से अगर इंक्लाइन पे कट करें तो ये हमारा सेक्शन कैसे कट होगा, कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे हमारा कैसा लग रहा है, एक पी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ये पी फोर्स लग रहा है। पर अब ये जो पी फोर्स है ये नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन का नहीं कहलाएगा। इसका नॉर्मल स्ट्रेस का कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और उसका दूसरा कंपोनेंट होगा जो इस प्लेन के टेंजेंशियल होगा, जो उसे टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस देगा, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, ओके। इस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को क्लासिफाई करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। फिर हम हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सिंपल स्ट्रेसेस इन प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिज्मेटिक मेंबर क्या होता है और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर क्या होता है। प्रिज्मेटिक मेंबर वो होता है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा। और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर वो होगा जिसका क्रॉस सेक्शन है वो चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। प्रिज्मेटिक मेंबर हुज क्रॉस सेक्शंस रिमेन कांस्टेंट, राइट। जैसे कि ये कोई एलिमेंट है उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ कैसा है, कांस्टेंट है। इसके ऊपर जो लोडिंग लगाएंगे, कहीं में भी क्रॉस सेक्शंस को कट करेंगे तो उसका एरिया जो रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। इस तरह के बीम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बीम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये बनाया प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक कॉलम हो सकता है, मतलब अगर जो लोड लग रहा है वो कंप्रेसिव है तो क्या हो जाएगा, प्रिज्मेटिक कॉलम, राइट। नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है कि उसका क्रॉस सेक्शन जो है आइदर इंक्रीज करे, डिक्रीज करे या फिर कांस्टेंट ना होके चेंज करे। इस तरह की टेंडेंसी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर कहते हैं। नॉन प्रिज्मेटिक जैसे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो इसका एरिया A1 आता है, राइट। यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन कट करें तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा। मतलब एरिया चेंज कर रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन का साइज जो है वो वेरी कर रहा है। इसलिए थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शंस नहीं होने के कारण इस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक बीम कहेंगे, राइट। और उसका एक कांस्टेंट वेरी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे फ्रस्टम है, इसमें उसका क्रॉस सेक्शन क्या कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है। यहाँ पे A1 एरिया है तो यहाँ पे A2 एरिया, ये दोनों क्रॉस सेक्शंस पे जो एरिया होगा वो सेम नहीं रहेगा। इस टाइप के बीम को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक बीम कहेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर स्ट्रेसेस लगते हैं जैसे कि पी फोर्स लगता है, ओके। तो पी फोर्स के कारण इस यहाँ पे जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, P/A1, P डिवाइडेड बाय A1, और यहाँ पे क्या होगा, P डिवाइडेड बाय A2। तो मतलब स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसके बिहेवियर की ये हम स्टडी करेंगे, ओके, नॉन प्रिज्मेटिक बीम में। इसके ऊपर कैसे स्ट्रेसेस लगते हैं वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। फिर आगे पढ़ते हैं कि हम सिंपल माइल्ड स्टील लेते हैं, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा कोई ये स्पेसिमेन है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसके जो डाया दे रखा है वो हमारा D है, ओके। इनिशियली हमारे P लोड लग रहा है, P लोड के कारण स्ट्रेसेस कितने होंगे, P डिवाइडेड बाय π/4 इंटू D²। तो इसमें जो स्ट्रेसेस होंगे वो P डिवाइडेड बाय पाई
डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी, राइट, जो कि यहाँ पे है। तो इस पी फोर्स के कारण इसमें कुछ इलोंगेशन होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एल, राइट, डेल्टा एल। उससे इसमें स्ट्रेन जनरेट होंगे जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये जो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्ट्रेन, जिसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम पी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो इस फंक्शन में हम देख रहे हैं क्या, इस सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब सिग्मा की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज करती जाएगी। द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी उसमें जनरेट होगा, मतलब इलोंगेशंस क्रिएट होंगे। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेन इंक्रीज करते थे एक पॉइंट ए मिलता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब यहाँ तक जो कर्व मिलता है वो हमें लीनियर मिलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, मतलब इस तरह से ये लीनियर कर्व बनेगा, ठीक है। और स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व का जो लीनियर कर्व बनता है, इसका जो स्लोप होता है इसे हम कहते हैं ई। ई क्या शो करता है, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्टील की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर और लोड इंक्रीज किया तो हम यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक पहुंचे। बी से भी पहले का आती है इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि अगर यहाँ तक हम लोड बढ़ाया है और इसको फिर रिलीज कर देते हैं, लोड को जीरो कर देते हैं, तो ये सडनली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जो डेल्टा एल का इलोंगेशन हुआ था वो वापस रिबाउंड होके डेल्टा एल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो कब तक, इलास्टिक लिमिट तक, मतलब प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट से या तो उस तक या उससे हल्का सा ज़्यादा ऊपर, यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाती है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, राइट। मतलब इलास्टिक लिमिट तक अगर हम स्ट्रेसेस लगाते हैं तो उससे क्या है, अगर लगाने के बाद अगर स्ट्रेस को रिलीव कर देते हैं तो वापस वो स्ट्रक्चर या एलिमेंट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, इसलिए उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, है ना। प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। क्या वैलिड होता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एप्सिलॉन, राइट। मतलब इस ओ ए लाइन की इक्वेशन ही हमारी हुक्स लॉ कहलाती है। लीनियरली वेरिएशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का हुक्स लॉ के अंदर, ओके। यहाँ तक हम रीजन को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। फिर हल्का सा लोड अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, मतलब हम बी तक आ गए, बी से हल्का सा लोड इंक्रीज करने से क्या है, हल्का सा इंक्रीज करने के बाद इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। मतलब लोड थोड़ा इंक्रीज किया और उसके कंपेरेटिव जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। इस रीजन में क्या है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आते हैं उस एलिमेंट में, इसे हम कहते हैं यील्डिंग। मतलब अब स्ट्रक्चर हमारा यील्ड कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस डिफॉर्म कर रहा है, ओके। तो यील्ड कर गया, फिर उसके बाद हम सी पॉइंट को अचीव करते हैं। सी पॉइंट आने के बाद एक पर्टिकुलर इलोंगेशन के बाद क्या है कि वो स्ट्रक्चर वापस स्टेबल आ जाएगा। इस स्टेबिलिटी के बाद अगर फर्दर लोड हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं और एक स्टेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब वो अब स्ट्रेन के अगेंस्ट हार्डन हो रहा है। स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण वापस उसमें एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी और वो ज़्यादा लोड बियर कर जाएगा, और ज़्यादा लोड बियर करते करते हम डी पॉइंट को अचीव करते हैं। इस डी पॉइंट पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम लोड जो है वो बियर करेगा। पी की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट लोड। क्या कहते हैं, अल्टीमेट लोड। बी पॉइंट पे हम क्या कहते हैं, यील्ड लोड और यील्ड स्ट्रेस जनरेट होते हैं, ओके। देन फर्दर हम लोड डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इसमें नेकिंग होगी। नेकिंग मतलब इस तरह से ये बैंड करता जाएगा।
नेकिंग के कारण क्या है कि मतलब अब स्ट्रक्चर हमारा धीरे धीरे नेकिंग होते होते इस तरह से टूट जाएगा और फेल कर जाएगा। ओके। और यहाँ पे ई पॉइंट आते आते फ्रैक्चर या फेल कर गया है। ये ई डैश पॉइंट क्या है, जो डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ई डैश लाइन हमारी शो कर रही है कि मतलब ई पॉइंट जो होता है वो इंजीनियर्ड कर्व है। ई डैश लाइन शो करती है कि रियलिस्टिक कर्व। रियलिस्टिक कर्व का मतलब होता है कि एक्चुअल में क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो क्या है इलोंगेशन बढ़ रहा है। इलोंगेशन के कारण क्या है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के कारण क्या है कि इस पी फोर्स के कारण ही, मतलब फोर्स तो पी ही है, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में हमारा एरिया जो है अगर वो रिड्यूस करेंगे तो ये कर्व क्या है कि ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। राइट, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कर्व यहाँ पे जाके एंड करेगा। और एक्चुअल में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि इस स्पेसिमन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब लोड लगने के कारण उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ लेंथ में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। इस अजम्पशन के कारण हमारा फ्रैक्चर का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। राइट। ओके। तो ये हो गया माइल्ड डिस्टल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और ई पे हमारा ये फ्रैक्चर या ब्रेक डाउन कर जाएगा। माइल्ड डिस्टल कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। राइट। ठीक है। यही क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।